स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, गवर्नर इशूज़ एंड चैलेंज की जितने भी यूनिट होने वाले हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि ये चैप्टर इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो बुक अवेलेबल है वेबसाइट पर हिंदी मीडियम में, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर दिए, जिससे कि आप इंग्लिश मीडियम वाले इसको बना करके काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दोनों यूनिट कोशिश करेंगे कवर करने की, जितने भी यूनिट है सारे यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। वन शॉट वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। 26 तारीख को शायद से आपका एग्जाम है, उम्मीद करूँगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सबसे पहला यूनिट जो है ना उसका नाम है सरकार और शासन अवधारणा। मतलब कि सरकार और शासन किस प्रकार की अवधारणाएं रखती है। तो वैश्वीकरण के युग में राज्य की क्या भूमिका थी, सबसे पहले हमें उसे पढ़ना है। तो पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान में राज्य को सर्वोच्च संप्रभु संस्था और सरकार को उसका मुख्य कार्यकारी अंग माना जाता है, जिसका काम कानून बनाना और व्यवस्था बनाए रखना था। 20वीं शताब्दी के अंत में आए वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन और तकनीकी क्रांति ने राज्य की इस पारंपरिक भूमिका को पूरी तरीके से बदल दिया। 20वीं सदी में जो हमारे पास ये एलपीजी हुआ था, पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इससे पूरा का पूरा चेंज हो गया था। कैसे हुआ था वो समझना सबसे पहले आपके पास आता है। वैश्वीकरण ही क्या होता है, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिनके द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं, समाज, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक आपस में जुड़ती जा रही हैं। आर्थिक स्तर पर अगर आप बात करें तो वस्तुएं, सेवाओं और वैश्विक पूंजी का प्रवाह सीमा पार आसान हुआ है। तकनीकी स्तर पर अगर आप देखें तो सूचना और संचार क्रांति यानी आईसीटी ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास राज्य की संप्रभुता और बदलती भूमिका पर बहस। विद्वानों के बीच इस बात को लेकर दो मुख्य दृष्टिकोण हैं कि वैश्वीकरण ने राज्यों को कमज़ोर किया है या नहीं। कमज़ोर राज्य का तर्क जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण राज्य अब पूरी तरह स्वतंत्र होकर नीतियां नहीं बना सकते हैं। पूंजी और सूचना का प्रवाह राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका है। जटिल बहुआमीय राज्य का तर्क जो है उसके अंदर बताया गया है कि वैश्वीकरण ने राज्यों को समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसकी भूमिका को और अधिक जटिल बना दिया है। राज्य आज भी कानून बनाने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा बनाने का अंतिम केंद्र रह गया है। देन थर्ड पॉइंट आता है आपके पास राज्य की नई भूमिका, रात्रि प्रहरी और नियमांक। तो रात्रि प्रहरी राज्य जो होता है, नाइट वॉचमैन स्टेट, प्रारंभिक उदारवादी दौर में राज्य का काम सिर्फ सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करना तक ही सीमित था। देन आता है कल्याणकारी राज्य। औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। फिर आता है आपके पास नियामक राज्य। आज के वैश्वीकरण के दौर में राज्य सीधे उत्पादन या व्यापार नहीं करता, बल्कि वह एक नियामक और समन्वयक की भूमिका निभाता है। इसका काम बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और आर्थिक स्थिरता के नियम बनाना भी होता है। राज्य, बाजार और नागरिक समाज के विषय में आपको पढ़ना है। तो राज्य के विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार वाली कानूनी राजनीतिक संस्था है। और इसके कार्य की अगर आप बात करें राज्य की, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, नीतियाँ बनाना, न्याय सुनिश्चित करना और वैध शक्ति का प्रयोग करना होता है। देन आता है आपके पास बाजार या फिर मार्केट। तो आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र जहां मांग और आपूर्ति के आधार पर उत्पादन के विनिमय होता है, उसको देखना। और इसका मेन कार्य क्या है, लाभ कमाना, आर्थिक दक्षता, इनोवेशंस लाना और निजी उद्यम को बढ़ावा देना। नागरिक समाज के विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो राज्य और बाजार के बीच स्थित गैर सरकारी व शैक्षणिक क्षेत्र लाइक एनजीओ, मीडिया, सामाजिक आंदोलन वगैरह आ जाता है। जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। यह आपका राज्य, सरकार और नागरिक समाज के विषय में स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसको आराम से रीड कर सकते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। संबंधों का ऐतिहासिक बदलाव और संतुलन की चुनौती। लेसे फेयर के अंदर आपको बताया जाता है शुरुआत में बाजार पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ने की वकालत की गई, जिससे आर्थिक असमानता और श्रमिकों का शोषण बढ़ा। कल्याणकारी हस्तक्षेप हुआ, जिसके अंदर बाजार के शोषण को रोकने के लिए राज्य आगे आया और सामाजिक कल्याण की कमान संभाली। सहभागी शासन क्या होता है, समकालीन दौर में यह माना गया कि कोई भी एक स्तंभ अकेले समाज का विकास नहीं कर सकता। यदि राज्य बहुत शक्तिशाली हो जाए तो नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। यदि बाजार निरंकुश हो जाए तो शोषण बढ़ता है। अतः सुशासन के लिए तीनों में संतुलन और सहयोगात्मक साझेदारी अनिवार्य होती है। ये था आपका यूनिट 1। लगभग 5 मिनट के अंदर आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले। यूनिट 2 का नाम है आपके पास शासन और
विकास। तो शासन और विकास के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो विकास के बदले आयाम सुशासन के माध्यम से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना। विकास के अंदर आपको बताया जाता है विकास की अवधारणा का क्रमिक विकास, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं 1950 और 1960 के दशक आर्थिक वृद्धि। इस दौर में विकास का मतलब केवल जीडीपी में वृद्धि, औद्योगिकरण और राष्ट्रीय आय बढ़ाना था। माना जाता है कि इसका लाभ समाज के निचले तबके और नीचे तब तक अपने आप पहुंच गया था। इसी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1970 के दशक में सामाजिक आयाम हुआ। सिर्फ आर्थिक वृद्धि से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हुई, इसलिए विकास में बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास को भी जोड़ा गया। फिर 1990 का जो दशक है उसमें मानव विकास हुआ, जैसे कि यूएनडीपी ने मानव विकास की अवधारणा दी, जिसका लक्ष्य केवल आय बढ़ाना नहीं बल्कि मनुष्य की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार करना है ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके। सुशासन क्या होता है? गुड गवर्नेंस। 1990 के दशक में वैश्विक संस्थानों ने महसूस किया कि खराब प्रशासनिक नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाएं विफल हो रही हैं। इसी पृष्ठभूमि को सुशासन की अवधारणा आई। सुशासन का अर्थ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जो पारदर्शी, जवाबदेह, नियम आधारित और जनता के प्रति संवेदनशील हो। उसी को गुड गवर्नेंस या फिर सुशासन कहा जाता है। सुशासन के 6 प्रमुख स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता। पारदर्शिता होना आवश्यक है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि सरकार जो भी है वो जवाबदेही हो। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सरकार को भी कानून के अकॉर्डिंग काम करना है। जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन, लोगों को भी हिस्सा मिले उसके अंदर। एफिशिएंसी और लास्ट में क्या कहा जाता है? समानता और समावेशन, यानी इक्विटी एंड इनकलसिवेंस होना जरूरी है। लोकतंत्र और सुशासन का पूरक संबंध। लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार वोट देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता सुशासन से तय होती है। सुशासन भ्रष्टाचार को कम करके नागरिकों को लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास बहाल करता है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, जिससे लोकतंत्र केवल कागजों पर न रहकर ज़मीनी स्तर पर भी मजबूत होता है। फिर आता है समावेश और सतत विकास। समावेश और सतत विकास के अंदर आप पढ़ते हैं समावेशी विकास एक ऐसा विकास जिसका लाभ समाज में किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि सभी वर्ग, विशेषकर महिलाओं, पिछड़ों और गरीबों को समान रूप से मिले। सतत विकास की अगर आप बात करते हैं तो सतत विकास ऐसा विकास है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए ताकि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें भी पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित भी रहे। इसी को सतत विकास कहा जाता है। ये था आपका यूनिट नंबर 2। अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 का नाम है आपके पास पर्यावरण शासन या फिर एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो सबसे पहले आता है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, यानी मानव पर्यावरण अंतःक्रिया क्या है। तो मानव सभ्यता का अस्तित्व और विकास हमेशा से प्रकृति पर निर्भर रहा है। भूमि, जल, वायु, खनिज और वन ही हमारी सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार है। संबंधों का ऐतिहासिक बदलाव अगर आप देखते हैं तो प्राचीन काल मानव की ज़रूरतें कम थी और तकनीक सीमित थी। मनुष्य प्रकृति को जीवनदाता मानकर उसका सम्मान करता था और उसके साथ संतुलन बनाकर रहता था। वहीं आधुनिक काल के अंदर अगर आप देखें तो कृषि क्रांति और विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य की उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ़ गई। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम के अंधाधुंध उपयोग, शहरीकरण और वन की कटाई ने प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। फिर आता है आपके पास वैचारिक दृष्टिकोण। इसके अंदर आपको बताया जाता है पर्यावरणीय नियतिवाद। यह पुरानी सोच है जो मानती है कि प्रकृति ही मनुष्य के जीवन, संस्कृति और विकास को पूरी तरह तय करती है। संभाव्यवाद। यह दृष्टिकोण मानता है कि प्रकृति मनुष्य को केवल अवसर देती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से प्रकृति को बदल सकता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अंदर आपको बताया जाता है यह समकालीन का सबसे संतुलन सोच है जो मानती है कि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यदि मनुष्य सीमा से अधिक प्रकृति का दोहन करेगा तो उसका खुद ही अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसी को पारिस्थितिक दृष्टिकोण या फिर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है। देन आता है आपके पास प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियाँ। क्या क्या मेन चैलेंजेस या फिर चुनौतियाँ हैं। तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बेमौसम बाढ़ या सूखा आ रहा है। जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। जंगलों के विनाश के कारण पौधों और जीवन की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। जल संकट बनता जा रहा है। प्रदूषण और भूजल के अत्यधिक दोहन से दुनिया भर में पीने के पानी की कमी हो रही है।
हरित शासन या फिर सतत मानव विकास के अंदर आपको बताया जाता है ग्रीन गवर्नेंस क्या, हरित शासन क्या है। तो हरित शासन का अर्थ है एक ऐसी शासन की नीतिगत और संस्थागत व्यवस्था जिसमें केंद्र में पर्यावरण का संरक्षण हो। इसमें सरकार, समाज और बाजार मिलकर इस तरह नीतियां बनाएं कि आर्थिक विकास भी होता रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। हरित शासन के मुख्य उपकरण और रणनीतियाँ: पर्यावरणीय कानून, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण कानूनों को कड़ाई से लागू करना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, किसी भी औद्योगिक या बुनियादी ढांचा परियोजना को शुरू करने से पहले ये जांचना कि इसका प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा, उसी को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहा जाता है। संसाधनों का सतत प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, कोयला और पेट्रोल पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस का उपयोग का बढ़ावा देना। ये वो ऊर्जा होती है नवीकरणीय जो दोबारा से डेवलप हो जाती है बिना किसी ज़्यादा समय वगैरह लिए। तो हमें कोयला वगैरह का निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहिए। हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय न्याय। हरित अर्थव्यवस्था के अंदर आपको बताया जाता है एक आर्थिक व्यवस्था जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाती है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है। पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय संकट को सबसे बुरा असर समाज के गरीब और वंचित वर्गों पर पड़ता है। हरित शासन ये सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण संरक्षण की नीतियाँ सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। देन आपका यूनिट नंबर 4 आता है, इसका नाम है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विषय में। इसका अवधारणा क्या है, फिर इसका महत्व क्या है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता, अधिकारों, शक्तियों और वित्तीय संसाधनों को केंद्र या राज्य स्तर पर की सरकारों से हटाकर निचले स्तर की स्थानीय संस्थानों को सौंपना, जैसे कि पंचायत या फिर नगर निकाय वगैरह को। मूल दर्शन की अगर आप बात करें तो स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं की सबसे अच्छी समझ स्थानीय लोगों को ही होती है। दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठकर हर गाँव की नाली, खंजड़े या स्कूल की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, इसलिए विकेंद्रीकरण करना भी जरूरी होता है। विकेंद्रीकरण के 3 आयाम: राजनीतिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक और ध्यान आता है आपके पास वित्तीय। तो राजनीतिक के अंदर आपको बताया जाता है स्थानीय स्तर पर नियमित चुनाव कराना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की शक्ति देना। प्रशासनिक के अंदर आपको बताया जाता है स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह बनाना ताकि वे स्थानीय स्तर पर तुरंत फैसला ले सके। और वित्तीय विकेंद्रीकरण के अंदर आपको बताया जाता है स्थानीय संस्थाओं को खुद का टैक्स वसूलने का अधिकार देना और बजट का एक हिस्सा सीधे उन्हें सौंपना ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके। भारत में मील का पत्थर 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 वाला, इन संशोधनों को भारत स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन जो था इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनिवार्यता की गई। ठीक है, और 74वां संशोधन ऐसा था जिसके अंदर वही 1/3 हो सकता है तहत शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को बनाया गया था। फिर है सामाजिक समावेशन। इन संशोधनों के जरिए स्थानीय चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33%, कई राज्यों में 50% तथा SC/ST वर्गों के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण अनिवार्य किया गया, जिससे हाशिए पर मौजूद लोगों को राजनीतिक ताकत मिली। फिर इसका ख भाग आता है शासन में जन भागीदारी। तो इसका मतलब हो जाता है पारंपरिक लोकतंत्र में नागरिक केवल 5 साल के लिए में एक बार वोट देते हैं, लेकिन आधुनिक शासन व्यवस्था सहभागी लोकतंत्र पर बल देती है, जहां नागरिक हर दिन नीति निर्माण, नियोजना और के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में सरकार के साथ साझेदारी होती है। स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी के मुख्य माध्यम क्या है, तो ग्राम सभा वगैरह बनाए जाते हैं, सामाजिक लेखा परीक्षा की जाती है, जन सुनवाई वगैरह की जाती है। जन भागीदारी के लाभ और चुनौतियाँ। जन भागीदारी के क्या लाभ है और क्या चुनौतियाँ हैं, तो इसके लाभ की अगर आप बात करें तो शासन पारदर्शी हो जाती है, जवाबदेही आती है, नीतियाँ अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी बनती हैं, नागरिक में लोकतांत्रिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना भी जगती है। चुनौतियों के अंदर अगर आप देखें तो अशिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी, समाज में जातिगत और आर्थिक असमानता के कारण दबंगों का वर्चस्व, प्रशासनिक अधिकारों का अयोसात्मक रवैया बन जाता है। फिर आपकी आखिरी यूनिट हो जाती है पूरे के पूरे सब्जेक्ट की भारत में सुशासन पहल। तो सबसे पहले आता है सार्वजनिक सेवा वितरण।
राज्य का मुख्य कर्तव्य अपने नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं समय पर और बिना रुकावट के उपलब्ध कराना होता है। प्रमुख सुधार और पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से बहुत कम दरों पर गेहूं चावल उपलब्ध कराना, जिससे अब आधार कार्ड से जोड़कर पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया गया है। मनरेगा ग्रामीण में आजीविका सुरक्षा के लिए कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार का कानूनी अधिकार। मीडिया मोड योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल और स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे मिशन को लाया गया है। सेवा वितरण के 4 मूल मानदंड। सेवा वितरण के 4 मुख्य होते हैं। उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी के साथ भी ये काम होना चाहिए। देन आता होगा इलेक्ट्रॉनिक शासन। इसके अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C पोर्टल वगैरह बनाया गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B पोर्टल वगैरह लेके आए गए, जिसके माध्यम से ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन GST वगैरह होता है। G2G सरकार की डिजिटल जुड़ाव, जिससे कि फ़ाइल काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र वगैरह हो पाते हैं। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सरकार के कर्मचारी, जैसे ऑनलाइन PF पेंशन सर्विस वगैरह। भारत के सफल उदाहरण की अगर आप बात करें तो भारत में डिजिटल इंडिया हुआ था, उसके बाद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करा गया। जैम यानी जन धन आधार मोबाइल लेके आया गया, जनधन खाता खोला गया, आधार मोबाइल से जोड़ा गया। प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके माध्यम से पेंशन वगैरह, स्कूलों के पैसे वगैरह आते हैं, सब्सिडी वगैरह आती है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोले गए हर एरिया के अंदर, छोटे से सेंटर जो नॉर्मल कैफ़े टाइप के होते हैं, जो आधार कार्ड सरकारी सेवाओं से रिलेटेड सारे काम करते हैं। नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार। नागरिक चार्टर क्या होता है? नागरिक चार्टर किसी भी सरकारी विभाग का या कार्यालय द्वारा जारी किया सार्वजनिक घोषणा पत्र होता है, उसी को नागरिक चार्टर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये है विभाग कौन देता है, कौन सी देता है, सेवाएं देता है, उन विभागों को पूरा करने की समय सीमा है और इस यदि काम समय पर ना हो तो शिकायत कहाँ करनी है, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रशासन को जनता के सेवक बनता है और लाल फीताशाही को रोकता है। सूचना का अधिकार RTI लेके आया गया था। मुख्य प्रावधान के अंदर आपको बताया जाता है भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से किसी भी काम, दस्तावेज या रिकॉर्ड की जानकारी मांग सकता है। समय सीमा आवेदन करने के 30 दिन के भीतर RTI का जवाब आता है, तो 48 घंटे में जानकारी दें। यदि मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा होता है तो RTI के अंदर 48 घंटे के अंदर उसको जवाब देना होता है। और इसका महत्व क्या है? तो इसने भ्रष्टाचार को उजागर करने, सरकारी धन का सदुपयोग की जांच करने और आम नागरिकों के सीधे सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। फिर आता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आधुनिक युग में बड़ी बड़ी निजी और कॉर्पोरेट कंपनियां बाज़ार में संसाधन प्राप्त करने के भारी मुनाफा कमाती हैं। इसलिए यह माना गया है कि कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयरधारकों के लिए लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी उनका दायित्व है। कानूनी अनिवार्यता। कंपनी अधिनियम 2013 बताता है भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया। इसके अंदर ऐसी कंपनियां जो निश्चित वित्तीय को पूरा करती हैं, उन्हें पिछले 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ को कम से कम 2% सामाजिक कल्याण कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया। CSR के तहत मुख्य कार्य किया गया। सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचा बेहतर किए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण किया गया, महिला सशक्तिकरण, अनाथालय, वृद्धाश्रम वगैरह प्राप्त किए गए। सुशासन का महत्व क्या है? तो CSR के जरिए सरकार, बाजार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर देशों के समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करता है, जिससे कॉर्पोरेट जगत और सामाजिक के बीच में सकारात्मक संबंध बनता है। ये था आपका पॉइंट नंबर 5, जिसके साथ आपका ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक था गवर्नेंस इशू एंड चैलेंज, शासन, मुद्दे और चुनौतियाँ, सभी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप नीचे लिंक कमेंट कर दीजिएगा, एक बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएगी। पेपर आपका 26 तारीख को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला पेपर कौन सा हो कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसकी तैयारी भी आपकी कराई जा सके। धन्यवाद।